नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों की अंदर की वजह क्या है। और हमारे साथ न्यूज वर्ल्ड के स्टूडियो में रहेंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो आइए करेंगे खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला शुरू। प्रदेश के 841 गांव के सरकार के पास नहीं है नक्शे। जी हां, जो गांव आबादी भूमि के दायरे में नहीं आते उनका राजस्व विभाग अब सर्वे करवाएगा और नक्शे भी बनवाएगा। सरकार को आशंका यह है कि इस गांव में पटवारी और अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के स्वामित्व में हेरफेर किए गए हैं। सर्वे कर डिजिटल नक्शे तैयार होने के बाद बड़े पैमाने पर हेराफेरी के खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी विषय पर हम विस्तार से भी जानकारी हासिल करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। जिस प्रकार से जो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई है और अब उसको लेकर सरकार भी चिंतित है, नए सिरे से पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। ये जो आबादी ग्राम जो होते हैं वो दरअसल जहाँ पर आबादी नहीं रहती है वो राजस्व रिकॉर्ड में गांव के रूप में कई ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं। तो प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जिनके जहाँ पे आबादी वाले जो ये कहलाते हैं नॉन आबादी के, तो इनमें जो है कई गांव के नक्शे राजस्व विभाग के पास हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसके नक्शे नहीं हैं। तो जो या नक्शे हैं तो वो इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं कि उनको देख नहीं सकते और उनमें कुछ अध्ययन नहीं किया जा सकता है और उसमें कुछ ज़मीनों का जो सीमांकन और बटांकन होता है उसका कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ है, किस तरह से है। तो इसके चलते ज़मीनों में जो आबादी भूमि के नाम से दर्ज है गांव, तो वहाँ पे ऐसी आशंका है कि अब चूंकि नक्शे नहीं है तो हेराफेरी करके जो निचला अमला रहता है उनकी मिलीभगत से सरकारी ज़मीन जो है निजी लोगों के नाम पे कहीं कहीं कर दी गई होगी। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे चिन्हित किए कि ऐसे कितने गाँव हैं जिनके नक्शे नहीं है। तो उसमें निकल के आया कि 841 गांव हैं, राजस्व ग्राम हैं जो आबादी वाले, उनके नक्शे नहीं हैं। तो उनके अब डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे भी हो रहा है पूरा। इसके लिए राजस्व विभाग जो है 293 करोड़ की राशि खर्च कर रहा है और ये नक्शे तैयार होंगे। तो इसके लिए जो है जिले के कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है। जिन जिन जिलों में ये गाँव आते हैं तो वहाँ पे 5-5 पटवारियों की और जो संबंधित ग्राम के तहसीलदार हैं उनकी जो है इस काम के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। वो पूरे डिजिटल नक्शे जो है भू अभिलेख विभाग के अमले के साथ ये काम करवाएंगे और इस काम के लिए एक कंपनी को जो है टेंडर जारी हुआ था तो उसको ठेका दिया गया है जी। इसमें जो सुनीता सर्वाधिक गांव जो हैं जिनके नक्शे नहीं हैं राजस्व रिकॉर्ड में वो है सतना जिले में। 442 गांव हैं सतना जिले में जिसके नक्शे हैं ही नहीं सरकार के पास। इसके अलावा नीमच के जो हैं 49 राजस्व ग्राम हैं, छतरपुर के 39 हैं, भिंड के 33 हैं, अशोकनगर के 30 गांव हैं, देवास के 29, पन्ना के 25, श्योपुर के 23, छिंदवाड़ा के 21, खंडवा के 16 और होशंगाबाद के 15 गांव हैं जहां नक्शे हैं ही नहीं। और यहाँ जो है करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी जो ज़मीन है, ऐसी सरकार को आशंका है कि भूमाफिया और राजस्व अमले के जो मिलीभगत के चलते ज़मीन की हेराफेरी भी की गई होगी। तो ये जब डिजिटल नक्शे तैयार होंगे तो उसमें फिर ये समझ में आएगा कि जब ये सरकारी ज़मीन थी तो निजी खाते में कैसे, निजी लोगों के नाम पर कैसे दर्ज हो गई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है क्योंकि 841 गांव यहाँ पर निगम जी जिसमें अभी तक नक्शे नहीं है, पट्टे नहीं है और राजस्व विभाग एक लंबी जो बड़ी रकम है 293 करोड़ रुपए की बड़ी रकम यहाँ पर खर्च करने जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन गाँवों में अब नक्शे जब बन जाएंगे तो उन तमाम लोगों की शामत आएगी जिन्होंने लगातार हेराफेरी की है, चाहे वो तहसीलदार से लेकर तमाम, चाहे वो सरकारी कर्मचारी रहे हों या फिर बिचौलिए रहे हों। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि जब ये पूरे दस्तावेज तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी जिस तरह से ज़मीनों के मामले में हेराफेरी की गई है या गड़बड़ी की गई है वो सारी चीज़ें खुलासे होंगे जब डिजिटल नक्शे बनेंगे
और सर्वे होगा तो पुरानी पूरी जानकारी आएगी आज़ादी से लेके अभी तक की समय की, कि तब क्या था और अब क्या स्थिति है ज़मीनों की। तो पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं इसके लिए। तो ये सारी रिकॉर्ड जो है वो पूरा जब डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनों की हेराफेरी जो हुई है उसके खुलासे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, तो नक्शे बनेंगे, डिजिटलाइजेशन होगा और इसके साथ साथ राजस्व विभाग एक बड़ी रकम यहां पर खर्च कर रहा है और इसको लेकर 841 गांव जो कि अभी तक जिनके नक्शे नहीं है वहां पर नक्शे बनाए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर जिस पर निगम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की। तो बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। आवासहीन गरीबों को भी राज्य सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में EWS फ्लैट के लिए सब्सिडी देगी। अभी तक केवल झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को ही इस योजना का राज्य सरकार से लाभ मिल रहा था। जानकार ये मानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार का ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। निगम जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार झुग्गी बस्ती के अलावा अब जो दूसरे गरीब हैं उनको भी इस योजना के तहत EWS फ्लैट के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी जो पहले से दे रही थी, अब इसको लेकर राज्य सरकार एक नया जो नियम बनाने जा रही है, किस तरीके से इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी, किस तरीके से जो लाभान्वित हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा हितग्राहियों को? सुनीता, केंद्र सरकार जो है वो जो है झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीबों को भी दे रही थी और जो झुग्गी बस्ती से हट के जो दूसरे गरीब रहते हैं उनको भी 1.5 लाख की जो सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो अफोर्डेबल हाउस बन रहे हैं जिसमें EWS फ्लैट दिए जाते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार जो है वो केवल झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी दे रही थी और झुग्गी बस्ती से इतर जो दूसरे गरीब हैं जी, उनको राज्य सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी नहीं दे रही थी। तो इसके चलते जो दूसरे झुग्गी बस्ती से हट के दूसरे जो गरीब हैं वो ये जो आवास है EWS के वो ले नहीं पा रहे थे क्योंकि राशि ज़्यादा हो रही थी उनके खाते हिस्सेदारी में जी। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जो हाल ही में कैबिनेट से भी पारित कर दिया गया है, कि 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार भी जैसे झुग्गी बस्ती के गरीबों को देती है वैसे जो झुग्गी बस्ती से इतर दूसरे गरीब हैं उनको भी वो देगी। तो अब जो किराए से रह रहे हैं गरीब, जो उस की पात्रता में आते हैं या कोई और बस्ती में रह रहे हैं जो झुग्गी बस्ती नहीं है जी, बिल्कुल। यहाँ निगम जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अब उनको भी ये जो है लाभ मिलने वाला है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, किस तरीके से जो है वो चिन्हित किए जाएंगे कि किन किन लोगों को अब पात्रता प्रदान की जा रही है? इसमें एक तो जो BPL वाले हैं वो हैं, दूसरा कई जो उनकी सालाना आय निर्धारित की गई है कि इतनी सालाना आय वाले को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो ये सारे मापदंड हैं। तो इसमें जो है 7,99,000 का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक EWS फ्लैट मिलता है जी, जिसमें 1 BHK फ्लैट रहता है ये। और इसमें जो है 2 लाख रुपए हितग्राही को देना होते हैं, बाकी की राशि 1.5 लाख केंद्र सरकार से मिलती है, 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और बाकी की जो राशि है वो नगरीय निकाय जो है इसी योजना के तहत LIG MIG मकान बना के वो दीगर लोगों को बेचेंगे और उससे जो राशि आएगी वो इसमें खर्च की जाएगी। तो केवल हितग्राही को 2 लाख की राशि देना होगी और उसको 8 लाख का आवास मिलेगा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले ये जो झुग्गी बस्ती से हट के जो दूसरे गरीबों को भी दी है, तो इसका खासा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि जो सत्ताधारी दल है उसको। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब ये फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं योजना भी बहुत अच्छी है। जो झुग्गी बस्ती वाले गरीब हैं उनके अलावा जो दूसरे गरीब लोग हैं जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है उनको भी ये सुविधा मिल पाएगी। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपको और भी खबरों से अपडेट कराएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। उपलब्धता के बावजूद बैंकिंग के नाम पर बिजली कंपनियों ने महंगी दर पर नगद में बिजली खरीदकर अन्य राज्यों पर बेच दी और इस काम में बिजली कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। जी हां, बिजली जो है, बिजली बैंकिंग की पूरी प्रक्रिया को लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। तो चलिए इसी विषय पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। निगम जी, इस विषय पर विस्तार से जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार से ये पूरा जो विषय है। सुनीता, दरअसल होता ये है कि जब बिजली की खपत कम होती है प्रदेश में, तब चूंकि बिजली का उत्पादन तो लगातार उतना ही होता रहता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो जो बिजली सरप्लस में होती है वो बिजली अन्य राज्यों को बैंकिंग योजना के तहत दे दी जाती है। कि ये बैंकिंग प्रक्रिया होती है कि जब हमारे यहाँ खपत कम है तो हम अन्य राज्यों को दे देंगे और जब हमारे यहाँ खपत जो है बढ़ेगी तो उसके एवज में उनसे वो राशि ले लीजिए, वो माफ़ कीजिएगा, राशि बिजली ले ली जाएगी। तो जो है वो मध्य प्रदेश में मार्च से जुलाई तक बिजली की जो खपत है वो कम होती है और तब बिजली कंपनियां जो है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग के तहत बिजली देते हैं जी। और प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो इस अवधि में ये वापस ली जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सुनीता, जो जहाँ मतलब गड़बड़ झाला जो आता समझ में आता है लोगों को, जानकारों को, वो ये है कि जब ये बिजली दी जाती है तब बिजली जो बैंकिंग के तहत जब सरप्लस होती है और ये बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है तब वो सस्ती दरों पे दी जाती है जी। जो उस जिस दर पे वो निर्धारित करते हैं। और जब वो ली जाती है तब वो पीक आवर्स होते हैं, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो जिन राज्यों से ली जाती है वहाँ भी उनकी खपत ज़्यादा होती है, तो जब वो देते हैं तो वो महंगी दरों पे देते हैं जी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो पर यूनिट जो है 1 रुपये का खर्च आता है। तो जब ये केवल इसमें ही मेंटेनेंस के नाम पे ही 400 करोड़ से ज़्यादा का जो विद्युत पावर कंपनी है उसको सालाना नुकसान होता है जी। और पूरी ये जो बैंकिंग की प्रक्रिया है इसमें करीब 1000 करोड़ का नुकसान होता है कि वो सस्ते दामों पर देती है और महंगे दामों पर उनसे खरीदती है जो पीक आवर्स में जी। तो इसके चलते ये हर साल होता है। और एक सबसे जो मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ बात सामने आ रही है, जो मतलब गड़बड़ी ही कही जाएगी उसको, कि इस सारी पूरी प्रक्रिया को लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से बाहर किया गया है, जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया की कोई आर्थिक अनियमितता के मामले को लेके लोकायुक्त में या ईओडब्ल्यू में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि वो जांच करे और जांच करके सारी चीज़ों का खुलासा हो। तो इस दायरे से इसको पूरा बाहर रखा गया है कि इसमें कोई इस तरह की कोई जांच नहीं कर सकता है, ना ही कोई शिकायत कर सकता है। जी बिल्कुल, आप इस मामले में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान जो है बिजली विभाग को, साथ ही सरकार को होता है, इस पूरे मामले में किस प्रकार का संज्ञान लिया जा सकता है? किस तरीके से जो एक बड़ा जो है विभाग को जो लंबा खर्चा हो रहा है या एक माना जाए कि लंबी हानि हो रही है, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है? ये जो है विद्युत नियामक आयोग के पास जाता है और विद्युत नियामक आयोग सारी दरें निर्धारित करते हैं। तो अब इसमें जब ये राज्य सरकार, माफ़ कीजिएगा, पावर कंपनियां टैरिफ बढ़ाती हैं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए या और दूसरे उपभोक्ताओं के लिए, तो उसमें ये पूरी चीज़ें प्रक्रिया बना के रिपोर्ट और विद्युत नियामक आयोग को ये सौंपते हैं। इसमें सरकार को ही संज्ञान लेना होगा और सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा या इसमें कोई तरकीब निकालना होगी, जो भी ऊर्जा से संबंधित जानकार हैं या जो इसके विशेषज्ञ हैं, कि इसको जो बैंकिंग, जो बिजली की बैंकिंग व्यवस्था है उसमें किस तरह लॉस जो है उसको कम से कम किया जाए। क्योंकि ये सही है कि जब बिजली सरप्लस होती है और जब दी जाती है तब सस्ते में, क्योंकि उस वक्त वहाँ जिन राज्यों को दी जाती है वहाँ भी ज़रूरत तो होती है लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और जब ली जाती है तो उन राज्यों में भी रबी की फसल का सीजन रहता है और भी दूसरी ठंड का सीजन रहता है, तो खपत ज़्यादा होती है। तो और जिन अपने जो मध्य प्रदेश के राज्य हैं वहाँ भी खपत ज़्यादा होती है, तो जब ली जाती है तो उस दौरान
बिजली की दरें ज़्यादा होती है, वो महंगी होती है। जी तो ये अंतर जो है, इस अंतर को किस तरह से कम किया जाए, ये राज्य सरकार को इस दिशा में काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर निगम जी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो बिजली बैंकिंग की जाती है 1000 जो है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा, जिस प्रकार से आपने बताया कि इस पूरे मामले में अब जो नुकसान है 1000 करोड़ का हो रहा है और इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक पूरा रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि इसे रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि बिजली सभी राज्यों की जरूरत है, सभी विभागों की जरूरत है, हर तरफ बिजली की जरूरत है। और अगर कृषि की बात करें, रबी सीजन की आपने जिक्र किया कि दोनों तरफ हर राज्य में उसकी जरूरत होती है, लेकिन क्यों नहीं आखिर इतने समय से इसको रेगुलेट किया जा सका या इसके लिए कोई एक नियम बनाया जा सका, कोई नियमावली या गाइडलाइंस तैयार की जा सकी? सुनीता, इसमें केंद्र सरकार का नहीं, केवल राज्य सरकार का ही पूरा काम है जी। और राज्य सरकार को इसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का पूरा विषय है। राज्य सरकार ही बिजली का उत्पादन करती है और राज्य सरकार इस बिजली को जब सरप्लस होती है तो सरप्लस बिजली कहीं रखी तो जा नहीं सकती है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी राज्य को देना उनकी मजबूरी होती है। तो अब इस प्रक्रिया में किस तरह से घाटा ना हो, इस पे उनको विचार करना होगा और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेना होगी। हालांकि राज्य सरकार ले रही होगी कहीं ना कहीं मदद, लेकिन और इसको गंभीरता के साथ काम करने की इस दिशा में जरूरत है। चलिए, बहुत बढ़िया से आपने जानकारी दी और कहीं ना कहीं आप विभाग को सोचने की आवश्यकता है, राज्य सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। चलिए, और एक और सेगमेंट की हम तरफ बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चलते चलते, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कौन सा प्रसंग चर्चा में बना हुआ निगम जी। सुनीता, जब मनचाहा काम नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति हो उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही कुछ आजकल जो मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं जी, उनका साथ होता हुआ दिख रहा है। आजकल उन्होंने लोगों से, हालांकि वो बहुत बातूने हैं और बहुत लोगों से बातचीत करते हैं और ऐसा हर किसी का वो फ़ोन भी रिसीव करते थे, लेकिन जब से उनके मन का काम नहीं हुआ तो वो लोगों से थोड़ा सा कट से गए और अब बातचीत भी कम कर दी है। लोग आते भी हैं तो उनसे काम भर की बात करके और उनको चलता कर देते हैं। दरअसल ये महाशय रिटायरमेंट के बाद ठीक ठाक जगह अपना पुनर्वास करवाना चाहते थे और जहां ये पुनर्वास कराने के लिए अपने सपने संजोए हुए थे आफ्टर रिटायरमेंट जी, तो वहां पर इनके ही सजाती सीनियर जो हैं उन्होंने तिकड़म लगाई और वहां वो बैठ गए, तो वहां की कुर्सी तो इनके हाथ से निकल गई। तो इसी को लेके इनकी मायूसी है और अब ये महाशय जो हैं अपर मुख्य सचिव जो रिटायर होने वाले हैं, ये एक अटल की ओर निगाह लगाए हुए बैठे हैं कि वहाँ कुछ मिल जाए जी, तो रिटायरमेंट के बाद पुनर्वास हो जाए। बिल्कुल, तो बहुत दिलचस्प किस्सा आपने सुनाया और साथ ही ब्यूरोक्रेसी की बहुत अच्छी जानकारी भी दी। बहुत शुक्रिया निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनसाइड राजतंत्र में हमने 2 महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की और चलते चलते में एक दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाया। तो इनसाइड राजतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।